देखिए, पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी हिमाचल में सुक्खू सरकार राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हार गई है और पार्टी के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से बाहर हटकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार अब संकट के बादल सरकार पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई। 68 विधायकों ने वोटिंग की। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। जीत का फैसला टॉस से हुआ। इधर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, उधर सुक्खू सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। राज्यसभा सीट हारने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे या टर्म पूरा होने से पहले ही गद्दी से उतर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर, इन 3 निर्दलियों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अब ये सभी विधायक बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए बीजेपी दावा कर रही है कि जल्द ही सुक्खू सरकार गिर जाएगी। सरकार गिराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कैसे बनेगी। अब ऐसे हालात में वोट डिवीजन का मतलब है घनघोर संकट कांग्रेस की सरकार के लिए। स्थितियां जो बनी हुई हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में और शिमला में, उससे निपटने के लिए 2 नेता वहां पर भेजे जा रहे हैं, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखते हैं आगे क्या होता है। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर मंडराते संकट को लेकर कांग्रेस आला कमान एक्टिव हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी को वोट देने वाले 34 में से 20 विधायक सीएम सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से बात की है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह 11 बजे हिमाचल पहुंचेंगे, विधायकों से बात करेंगे। अगर बातचीत से संकट नहीं सुलझा तो सुक्खू से सीएम पद छीना जा सकता है। जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गया। यहाँ पर भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग करके ये हुआ कि सेटिंग किसी की बनी तो किसी की सेटिंग बिगड़ गई। अखिलेश यादव के 8 विधायकों ने ऐन वक्त में बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी जो है वो 8 की 8 सीटें ले गई। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती। अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत बिंद, सुधांशु त्रिवेदी, तेजवीर सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ विजयी रहे। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 3 कैंडिडेट उतारे थे। 41 वोट के साथ जया बच्चन और 37 वोट के साथ रामजी लाल सुमन की जीत हुई, लेकिन तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को सिर्फ 19 वोट मिले और वो हार गए। अंतर विरोधों से भरे हुए गठबंधन और अंतर विरोधों से भरी हुई पार्टियों का ये सहज और स्वाभाविक परिणति। जो भी दायित्व दिया गया है उसका पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और मोदी जी योगी जी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं। सर, सारे 8 के 8 प्रत्याशी जीते हैं और ये एक शुभ संकेत है कि 80 में से 80 हम लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरे टर्म में उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक का समाजवादी पार्टी में 2 बातों को लेकर, 2 विषयों को लेकर नाराजगी थी। एक तो ये कि राज्यसभा के चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया और दूसरा ये कि राम मंदिर मामले पर जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड था वो बहुत से लोगों को रास नहीं आया और कल जो हुआ है उसने निश्चित रूप से पार्टी की चिंता बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के जिन 8 विधायकों ने एनडीए का साथ दिया, उनमें जलालपुर से विधायक राकेश पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गुसाईगंज से अभय सिंह, कालपी से विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार से मनोज पांडे, चायल से पूजा पाल,
बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि अमेठी से विधायक महाराजी देवी गैर हाजिर रहीं। अब अखिलेश एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। जब किसी को ओवलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है उसको वोट कैसे दिया जा सकता है। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। कि किसी को दर्शन के लिए, पूजन के लिए रोका जाए, मना किया जाए, जबकि और दल थे, कांग्रेस थी और सब लोग गए, तो ये अनुचित चीजें थी, जो कि हम ही को नहीं, हमारे परिवार वालों को, क्षेत्र के लोगों को, सबको अच्छी लगी। तो ये तो बात राज्यसभा चुनाव की, लेकिन एक और बड़ी खबर हमारे पास है, उससे भी आपको हम रूबरू करवा दें। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी बड़ी सौगात आज भी देंगे। 17,300 करोड़ की सौगात तमिलनाडु को पीएम मोदी देने वाले हैं। थूथुकुडी में सार्वजनिक कार्यक्रम में वो जाएंगे और साथ ही कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब तमिलनाडु में थे तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां पर उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। इससे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जो 11 दिन वो विभिन्न मंदिरों में गए, उस दौरान वो तमिलनाडु पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9:45 बजे तमिलनाडु के थूथुकुडी में होंगे, जहां 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। थूथुकुडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवेज जहाज का शुभारंभ करेंगे। लगभग 1,477 करोड़ रुपए की रेल और 4,586 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को उन्होंने तिरुपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। जिन्होंने तमिलनाडु को लूटा वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। मोदी आपकी गारंटी के लिए आपके साथ खड़ा है। आज तमिलनाडु में पीएम मोदी होंगे, लेकिन तमिलनाडु से पहले उन्होंने केरल का दौरा किया और केरल तमिलनाडु के बाद अब पीएम मोदी जो है वो शाम को महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वहां पर भी वो लगातार कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, राज्य दर राज्य जा रहे हैं, वहां के लोगों को सौगातें दे रहे हैं और आज का दिन भी अहम है। आम लोगों और किसानों को पीएम मोदी सौगात देंगे और साथ ही विरोधियों पर जमकर प्रहार भी करेंगे। पारंपरिक पोशाक में प्रधानमंत्री मंगलवार शाम मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी भक्ति भाव में लीन दिखे। मंदिर में माता पार्वती अपने मीनाक्षी स्वरूप में विराजमान हैं। पीएम मोदी ने उनकी पूजा की, मंदिर की परिक्रमा की। पुजारी और मंदिर ट्रस्ट की ओर से पीएम का स्वागत और सम्मान किया गया। पूजा करने के बाद जब पीएम मोदी वापस निकले तो उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की गई। पीएम मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री पलदम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा से मिले और भजन सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले केरल गए, फिर तमिलनाडु पहुंचे और आज वो महाराष्ट्र जाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और किसानों को वहां से सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:30 बजे महाराष्ट्र के यवतमाल में होंगे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की लगभग 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी करेंगे। महाराष्ट्र में 5.5 लाख SHG यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को 825 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड रिलीज करेंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी परिवारों के लिए मोदी आवास रघुकुल योजना का शुभारंभ करेंगे।
जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलेगी। 2750 करोड़ की कई सिंचाई परियोजनाओं और 1300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।